आप देख रहे हैं जनगणमन और मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। 26 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश का सहारनपुर हिंसा की आग में जला। पूरे शहर में बलवा मचा, इंसानों का खून बहा, जमकर सियासत हुई। अब सूबे के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव की अगुवाई वाली कमेटी ने राज्य सरकार को इसकी रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें बीजेपी के सांसद राघव लखनपाल का नाम उछला है। कांग्रेस नेता भी बीजेपी को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन इंडिया न्यूज की पड़ताल में सामने अगुवाई वाली कमेटी ने राज्य सरकार को इसकी रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें बीजेपी के सांसद राघव लखनपाल का नाम उछला है। कांग्रेस नेता भी बीजेपी को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन इंडिया न्यूज की पड़ताल में सामने आया है कि सहारनपुर दंगा अचानक जन्मा उन्माद नहीं था, एक सोची समझी साजिश थी। जनगणमन में आज का सवाल भी यही है कि सहारनपुर दंगे का असली मुजरिम कौन? यूपी के कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव की रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजेपी सांसद राघव लखनपाल ने लोगों को भड़काया, प्रशासनिक लापरवाही से हिंसा बढ़ी। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही गई है ताकि जनता के बीच अच्छा संदेश जाए। सरकार को तो उन अधिकारी जो इसके लिए दोषी हैं उनके खिलाफ एफआईआर करके कड़ी कार्रवाई करे, जिससे पूरे प्रदेश के अधिकारी समझ जाएं कि उनकी जिम्मेदारी कुछ है। रिपोर्ट में इस सवाल भी उठाया गया है कि आखिर रमजान के महीने में विवादित जमीन पर निर्माण कार्य क्यों कराया गया। और विपक्षी कह रहे हैं कि प्रशासनिक अमले पर दोष मढ़कर सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकती। उनकी अपनी राजनीतिक पार्टी की कमेटी की रिपोर्ट है, इसलिए उस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि मैंने रिपोर्ट को देखा भी नहीं। जिन लोगों ने दंगा भड़काया, जिनके कारण से उत्तर प्रदेश में दंगे हुए, आज वो जज बन के फिर रहे हैं और वो अपना रिपोर्ट खुद सबमिट कर रहे हैं। इस रिपोर्ट का क्या औचित्य है, ये तो हमारे समझ से बाहर है। ये तो एक सरकार के किस अंग की जिम्मेदारी बनती थी जिसने जिम्मेदारी नहीं निभाई, ये तथ्य उन्होंने ढूंढा, लेकिन अल्टीमेट तो जिम्मेदारी सरकार की है, प्रदेश सरकार की है। जो भी कानून व्यवस्था बिगड़ी, जो भी उसको सुधार नहीं पाए, उसको संभाल नहीं पाए, तो ये जिम्मेदार तो प्रदेश की सरकार है। सवाल उठता है कि सहारनपुर दंगे का सच क्या है। शिवपाल सिंह यादव की रिपोर्ट कहती है कि सहारनपुर दंगे का असली मुजरिम बीजेपी सांसद राघव लखनपाल हैं, लेकिन इंडिया न्यूज ने सहारनपुर दंगे का सच जानने की कोशिश की। इंडिया न्यूज के मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत ने खुद वहां जाकर जायजा लिया। हमने पाया कि सहारनपुर दंगा अचानक पैदा उन्माद नहीं था। ये सहारनपुर अंबाला हाईवे है। इसी रोड पर 26 जुलाई को दंगाइयों ने बलवा मचाया। सबसे पहले यहाँ फायर ब्रिगेड स्टेशन में खड़ी गाड़ियों को आग लगा दी और फिर सड़कों के किनारे खड़ी गाड़ियों में, और फिर एक के बाद एक दुकानों को आग के हवाले कर दिया। उस दिन कई लोगों की जान पर बनाई तो कई लोग जान से हाथ धो बैठे। विवाद की असली वजह जमीन थी। इंडिया न्यूज के मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत उस गुरुद्वारे की जमीन पर भी पहुंचे। सहारनपुर की इसी जमीन पर 4-5 महीनों से गुरुद्वारा निर्माण का काम चल रहा था। 25 जुलाई की रात यहाँ छत डाली गई तो बवाल बढ़ गया। दूसरे समुदाय के लोगों ने यहाँ कभी मस्जिद होने और इसे सुन्नी वक्फ बोर्ड की जमीन बता दी। गुरुद्वारा प्रबंधन करने वाली गुरु सिंह सभा का दावा है कि 13 साल से इस जमीन पर गुरुद्वारा का कब्जा है। लिहाजा हमने इस जमीन से जुड़े अदालती कागजात का पड़ताल किया तो साफ हुआ कि 15 मई 2013 को सहारनपुर सेशंस कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस जमीन पर गुरुद्वारे का कानूनी हक बनता है और उस पर निर्माण कार्य किया जा सकता है। कोर्ट ने ये भी कहा कि 1 सितंबर 1964 को हाई कोर्ट ने ये भी आदेश दिया था, जिसमें उसने इस जमीन पर किसी मस्जिद होने या फिर किसी के नमाज अदा करने का कोई सबूत नहीं मिला। इसी तरह 19 जुलाई 2011 को सहारनपुर सिटी मजिस्ट्रेट ने राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने बताया कि 1946-47 तक नगर पालिका रिपोर्ट में इस जमीन पर मस्जिद होने का कोई सबूत नहीं है। जो 47 से 2001 तक ये जो जमीन है ये हिंदू परिवार के पास रही, और इसी बीच सन 64 में जो एक 52 से 64 तक के माननीय उच्च न्यायालय में एक वाद दायर हुआ, उसमें सन 64 में माननीय उच्च न्यायालय में इसमें आदेश किया कि यहाँ कोई इस तरीके की सार्वजनिक मस्जिद का होना नहीं पाया गया है। और उसके बाद 2011 में की रिपोर्ट में एक सिटी मजिस्ट्रेट साहब यहाँ मिस्टर सत्य प्रकाश पटेल जी थे, उन्होंने एक गोपनीय रिपोर्ट राष्ट्रपति को भी भेजी, जिसमें इस माननीय उच्च न्यायालय के जो आदेश की पुष्टि उन्होंने भी की कि इस तरीके की यहाँ कोई मस्जिद का होना नहीं पाया गया है। सेशंस कोर्ट के आदेश और सिटी मजिस्ट्रेट की राष्ट्रपति की लिखी चिट्ठी में एक आदमी का जिक्र है, वो है मुहर्रम अली उर्फ पप्पू। सिटी मजिस्ट्रेट ने लिखा है कि मुहर्रम अली के खिलाफ सहारनपुर के तमाम थानों में संगीन जुर्म दर्ज है।
इसलिए वो खुद सामने न आकर अब्दुल बहाव नाम के एक आदमी के जरिए गुरुद्वारे की जमीन पर विवाद खड़ा करवा रहा है। ये 1 अप्रैल को मैंने अखबार जेल में पढ़ा था, ये 1 अप्रैल को समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। इनका फोटो छपा था, लखनऊ से इनकी न्यूज छपी थी और उसकी जो लिस्ट थी वो बाकायदा लखनऊ से जारी हुई थी। जब ये मुख्यमंत्री जी के सामने यहाँ के जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके साथ जाकर के समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी। उसके बाद ये मेरे साथ कब आए मुझे भी नहीं पता चला। इन्होंने मुझे चुनाव लड़ाया या नहीं लड़ाया मुझे इसकी भी जानकारी नहीं। हो सकता है मैं इनकार भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मोहर्रम अली कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस व्यक्ति के बारे में कोई ये कह दे कि मैं उसे जानता नहीं। सहारनपुर दंगे का आरोप इमरान मसूद पर भी है, लेकिन वो कहते हैं कि सहारनपुर में दंगा बीजेपी ने करवाया। दुर्भाग्यपूर्ण था दंगा हुआ, लेकिन दंगे का सीधा सीधा फायदा भाजपा को होता है और भाजपा ने यह प्रयोग पिछले लोकसभा के चुनाव में कर देख लिया। इंडिया न्यूज की तहकीकात में साफ हुआ कि सहारनपुर में उन्माद अचानक नहीं पैदा हुआ, बल्कि सोची समझी साजिश थी। अब ये जनता को तय करना है कि वो किसकी बात को सच माने, शिवपाल सिंह यादव की रिपोर्ट को या इमरान मसूद के आरोप को या फिर इंडिया न्यूज की पड़ताल को। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो राजनीतिक बयानबाजियां हम सुन रहे हैं, लेकिन सहारनपुर दंगे का असली मुजरिम कौन है? हमारे साथ इस पर बहस करने के लिए जनगण मन में खास पैनल जुड़ गया है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है संबित पात्रा, बीजेपी के प्रवक्ता। हमारे साथ मौजूद हैं अवधेश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ राजीव त्यागी, प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद हैं। लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी के नेता यशवंत सिंह, और साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार लखनऊ से जुड़े हैं शरद प्रधान। सबसे पहले यशवंत जी, आपके पास, आपने बीजेपी सांसद पर आरोप मढ़ दिया और बीजेपी का ये कहना है कि जिसने खुद दंगा कराया वही जज बना फिर रहा है। देखिए ऐसा है शीतल जी कि आप लगता है श्री शिवपाल यादव जी की पूरी रिपोर्ट को नहीं पढ़ा। रिपोर्ट सरकार गई थी और रिपोर्ट जो प्रस्तुत की है उसमें कुछ अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय की है कि उनकी लापरवाही थी। अचानक हुई घटना है और घटना में कौन कौन लोग गलती किए हैं उनकी रिपोर्ट सबमिट हुई है। किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार केवल 100% नहीं बनाया गया है। तत्काल अगर कोई घटना होती है तो घटना एकाएक जो घटनाएं होती हैं उसमें कोई एक व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार नहीं होता है। हाँ, निश्चित रूप से घटना होने के बाद उस घटना को बढ़ाने में जिन जिन लोगों का हाथ होगा उनके रिपोर्ट में नाम आए होंगे, और आप एकाएक ऐसा फैसला सुना रही हैं जैसे लग रहा है कि इस देश में लोकतंत्र नहीं है। आपने कहा कि जो मुजरिम है वही जज है। ये मैंने नहीं कहा है, ये बीजेपी का कहना है। सरकार को और देश मैं बीजेपी को कोट कर रही हूँ, बीजेपी को कोट कर रही हूँ क्योंकि बीजेपी सांसद पर आपने आरोप लगाया। जो वहाँ की 1 मिनट शीतल, यशवंत जी, वहाँ के एसएसपी ने जो 87 मुकदमे दर्ज किए हैं, जो 60 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया है, उसमें तो उसने कहीं कहा ही नहीं है कि किसी दूसरे नेता का हाथ है। उसने पप्पू मुकर्रम को, उसके बेटे को, उसके भतीजे को मुख्य आरोपी बनाया है। उसने ये भी बताया है कि ठीक शुक्रवार को ये भोर का लाभ उठा करके इस व्यक्ति ने गलत तरीके से लिंटर डालने का मुकदमा बनाया। 100 लीटर इसने केमिकल रखा था और इशारा कर रहा था कि पैसा अगर नहीं मिला 25 लाख रुपया हमको तो तुमको इशारा करेंगे और तुम दंगा शुरू कर देना। ये वहां के एसएसपी और डीआईजी सबके सामने बयान है, ये पुलिस में रिपोर्ट दर्ज है। और जो आज आपने दिया है इसमें ये सारी बातें हैं ही नहीं जो उनकी रिपोर्ट हम लोग देख रहे हैं। तो मैं तो ये मानता हूं शीतल कि जो दंगा एक जघन्य अपराध था, उससे जघन्यतम अपराध ये समाजवादी पार्टी के नेताओं की आज की रिपोर्ट है। ये संविधान के प्रति भी, सेकुलरवाद के प्रति भी और समाज के प्रति भी एक अपराध है ये रिपोर्ट। ये क्या कर रही है पार्टी और उसकी रक्षा कर रहे हैं कि आपने रिपोर्ट पढ़ी नहीं है। मैंने यशवंत जी जितनी रिपोर्ट पूरी आई है सब पढ़ी है। वो बिल्कुल पुलिस के मुकदमे के, उसकी गवाह के, उस सब को काटता हुआ आपकी रिपोर्ट है। और मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि एक दिन पहले उपचुनाव की घोषणा होती है और दूसरे दिन आप वो रिपोर्ट ले आते हैं। ये क्या है? ये समाजवादी पार्टी क्या करना चाहती है देश में? चलिए जवाब दीजिए इसका, यशवंत जी जवाब दीजिए। अवधेश जी आपके सवाल जो थे वो बहुत ही गंभीर सवाल हैं और आपने लगता है समाजवादी पार्टी को पूरा ठीक ढंग से समझा नहीं। आप राज्यसभा में हमारी पार्टी के नेता श्री राम गोपाल जी का
डिबेट सुना होगा, उन्होंने कहा कि सहारनपुर की घटना में जितनी गिरफ्तारी हुई वह सब केवल मुसलमान लोगों की गिरफ्तारी हुई। हमने किसी हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई के आधार पर इसका विभेद नहीं किया। दूसरी बात आपने जो जिला प्रशासन की कही, यह सच्चाई है कि जिला प्रशासन को इस बात के लिए धन्यवाद करना होगा कि इतने बड़े दंगे को दूसरे 2 दिन के अंदर पूरी तौर पर खत्म कर दिया गया। जो जुमे की नमाज हुई ईद के मौके से पहले और वह शांतिपूर्वक तरीके से हुई, तो ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी जिम्मेदारी से काम नहीं कर रही है। लेकिन यशवंत जी, समाजवादी पार्टी को चिंता है, फर्क इतना है केवल। यशवंत जी, आपकी रिपोर्ट में स्थानीय प्रशासन के ऊपर भी उंगली उठाई गई है आपकी रिपोर्ट में, और मेरा सवाल ये कि प्रशासन सरकार को रिपोर्ट करता है। अगर प्रशासन जिम्मेदार है तो सरकार जिम्मेदार हुई ना। देखिए, ऐसा है कि आप एकाएक अब कहिए कि मोदी ही इस देश के जिम्मेदार हैं, अखिलेश यादव ही जिम्मेदार हैं, तो ऐसे तो चलेगा नहीं। चौकी का इंचार्ज भी जिम्मेदार होता है, थाने का इंचार्ज भी जिम्मेदार होता है, एसडीएम और सीओ भी जिम्मेदार होता है। लापरवाही किस लेवल पर हुई और सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं होती है, अवसर होता है, इसी के लिए कमेटी जाती है। चलिए संबित, देखिए वो जो हिंदी मुहावरा है ना, चोरी ऊपर से सीना जोरी, आज बिल्कुल अगर कोई बच्चा समझ नहीं पा रहा है कि उसका मतलब क्या होता है, तो आज का डिबेट और ये रिपोर्ट उनको दे दीजिए, वो बच्चा समझ जाएगा कि चोरी और ऊपर से सीना जोरी कैसे और किसको कहते हैं। ये समाजवादी पार्टी कर रही है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय, अभी यशवंत जी कह रहे थे अचानक दंगे हो गए, ये अचानक कैसे हो गए? ये विषय तो आपने अभी रिपोर्ट के मुताबिक दिखाया, 64 के दशक से चला आ रहा है। कोर्ट के बाद कोर्ट में ये विषय गया है, पुलिस को वो मामला पूरा मालूम है किस प्रकार वो सेंसिटिव इश्यू है, एक कोर्ट की जजमेंट आने वाली है। आपने प्रिएम्प्टिव मेजर्स क्यों नहीं लिए? आपको पता है कि तनातनी है 2 कम्युनिटी के बीच में एक जमीन के टुकड़े को लेकर, पहले से ही बुद्धिमता को प्रदर्शित करते हुए वहां पे पुलिस फोर्स होनी चाहिए थी। 20,000 लोग इकट्ठे हो गए, 20,000 लोग जो है ऐसे प्रकट नहीं हो सकते कि एक सीटी मारी और 20,000 लोग प्रकट हो गए। ये कोई जिन्न नहीं है। स्वाभाविक 3 बजे भोर को मुकदमा हुआ है लिंटर डालने का। वही तो 3 बजे भोर को इमरान नामक व्यक्ति ने गलत लिंटर डालने का मुकदमा किया है। उसके बाद आप जानते ही हैं कि इन लोगों का जो वो समय होता है इकट्ठा होने का, शुक्रवार को वो एक सुबह भोर में, उस समय की वो घटना है। ये पूरी तरह पुलिस ने साफ कर दिया कि सुनियोजित साजिश थी और उसके पीछे बिल्कुल एक तरीके थे, उसने सबको इशारा करके रखा था 100 लोगों को, और समाजवादी पार्टी की रिपोर्ट में इसकी चर्चा ही नहीं है। मैं 2 छोटे छोटे विषय, जहां तक शिवपाल यादव जी आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे ये 5 लोग जो है ये सुप्रीम कोर्ट से अवतरित होकर यहाँ पे आए हैं रिपोर्ट देने के लिए। शिवपाल यादव जी, आपको याद होगा चंद दिनों पहले एक ब्यूरोक्रेट्स की मीटिंग में क्या कह रहे थे? खूब हार्ड वर्क करो, डकैती मत करो, थोड़ी थोड़ी चोरी करो। आपको याद होगा ये रिपोर्ट हर जगह दिखाया गया था। और ये आज डकैती मत करो, चोरी करो कहने वाला व्यक्ति बड़ा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनकर रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं, और इस रिपोर्ट पे हम लोग सब ऐसे डिबेट कर रहे हैं जैसे मानो पता नहीं कौन सा बड़ा रिपोर्ट सबमिट हो गया है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय जो प्रशासनिक फेलियर है, जिसकी और ये खुद भी इंगित कर रहे हैं कि प्रशासनिक फेलियर हुआ है, हम सब जानते हैं। ये आप देखिए किस प्रकार का पुलिस महकमा, ये बोल रहे थे कि एसएचओ दायित्व है वहां का, उस दायित्व तो जो है एसएचओ के ऊपर। तो प्रशासन तो सरकार को रिपोर्ट नहीं, ये जो एसएचओ बनाता है, बनाया गया है, किस प्रकार से बनाया गया है, थाने कैसे बेचे गए हैं उत्तर प्रदेश में। आपने लचर परिस्थिति कर दी है वहां पे पूरे उत्तर प्रदेश में। आपने वहां भी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, जमीन पे तो अपीजमेंट कर भी रहे हैं, थाने में भी अपीजमेंट चल रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में एक जाति विशेष को अपीज करना है, पूरे उत्तर प्रदेश में एक धर्म विशेष को अपीज करना है। ऐसे में जो परिस्थिति आज उत्तर प्रदेश में है, मुझे लगता है भगवान ही उत्तर प्रदेश को बचा सकता है, और समाजवादी पार्टी तो उत्तर प्रदेश को समाप्त करने में लगी हुई है। जी यशवंत जी, आपने ये माना कि स्थानीय स्तर पर, स्थानीय प्रशासन के स्तर पर हुई है चूक और चौकियों में चूक हुई है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इनडायरेक्टली तो सरकार ही है ना। और जो गंभीर सवाल उठाए हैं संबित ने, किस तरह से चौकियों में और थानों में पुलिस वालों की रिक्रूटमेंट होती है? शीतला जी बोलिए। अभी पात्रा साहब बात कर रहे थे, मैं उनकी बात से 100% सहमत हूं। मेरा सवाल है उनसे कि देश की सीमा पर इस समय उनकी पार्टी की सरकार है और आए दिन गोलाबारी हो रही है।
अरे उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा है, देश की सीमा में चले गए हैं जसवंत जी। पूरे देश को बर्बाद करना चाह रहे हैं और देश की सुरक्षा इनके मान की नहीं है। देश को बिल्कुल तबाह करने के लिए आतुर हैं और देश इनके हाथों में सुरक्षित नहीं है। तो पात्रा जी को चाहिए कि ये अक्षम है, देश में सरकार चलाने के काबिल नहीं है, तो इनको देश से इस्तीफा दे देना चाहिए। वो सिपाही की गलती और सेना की गलती नहीं है। जब वो गलती हो रही है सीमा पर, तो निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हो रही है। तो ऐसे मौके पर इनको अपने स्वयं दोषी होना चाहिए, देश को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की इनको चिंता है, उस तरीके से इनको देश की भी चिंता होनी चाहिए और देश से छोड़ करके चले जाना चाहिए, दूसरे के हाथों में सौंप देना चाहिए। इनसे देश सुरक्षित समाजवादी पार्टी चलिए बार सीमा पर समाजवादी बार हमले हो रहे हैं, होनी चाहिए और देश से छोड़ करके चले जाना चाहिए, दूसरे के हाथों में सौंप देना चाहिए। इनसे देश सुरक्षित समाजवादी पार्टी चलिए बार सीमा पर समाजवादी ठीक है, बार हमले हो रहे हैं, आपका पॉइंट यशवंत जी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। आपका पॉइंट हम समझ गए। मैं संबित से रिएक्शन लेके राजीव के पास चलूंगी और शरद प्रधान जी के पास लाइन में ही कहना चाहता हूँ जसवंत जी, देखिए ये बहुत गंभीर मामला है। उसमें आपने जो अभी कहा ना, मैं उस टिप्पणी में मैं ऑब्जेक्ट करूंगा कि आपने कहा कि देश के बॉर्डर में गड़बड़ियां हो रही हैं, जवान रेस्पॉन्सिबल है। अरे काहे के जवान सुनिए जसवंत जी, बीच में मत बीच में नहीं बोलिए, बीच में नहीं बोलिए, कृपा करके बीच में मत बोलिए। सुन लीजिए मैं तो ऑब्जेक्ट कर रहा हूं कि हमारे जवानों को वो गलत बता रहे हैं कि बॉर्डर में जवानों की गलती हो रही है, हिंदुस्तान के जवानों की, इसलिए प्रधानमंत्री को रिजाइन काहे की गलती हो रही है। हम और आप यहाँ डिबेट कर रहे हैं, रात को आराम से सो रहे हैं, इसलिए क्योंकि जवान यहाँ तैनात है। जवान को गलत मत बोलिए आप जसवंत जी, ये बहुत गलत विषय आपने बताया। राजीव देखिए, एक अंग्रेजी कहावत है कि द व्हाइट मैन हैप्पीनेस कैन नॉट बी परचेज्ड बिकॉज ऑफ ब्लैक मैन मिजरी। हिंदू के दुख से मुसलमान का फायदा नहीं हो सकता, मुसलमान के दुख से हिंदू का फायदा नहीं हो सकता। 21वीं सदी में भी अगर दल इस बहस में उलझेंगे कि दंगे हो रहे हैं, सांप्रदायिकता हो रही है, तो चिंता का विषय, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। इसके तह में अगर आप जाएंगे तो निश्चित रूप से पार्टियां जिम्मेदार हैं इसके लिए। अगर आप सन 47 से लेकर के आज तक के दंगों का हिसाब देखेंगे तो इक्का दिक्का जगह पे कोई नेता या नेता का पुत्र कहीं मरा होगा दंगे में, नहीं तो आम जनता, आम नागरिक दंगे में मरते। इसके लिए निश्चित रूप से हम लोगों की राजनीतिक इच्छा शक्ति में कमी, जिसकी वजह से दंगे हो रहे हैं। आम हिंदू, आम मुसलमान कहीं भी नहीं चाहता कि झगड़े हों। कट्टरवादी हिंदू सोच और कट्टरवादी मुसलमान सोच, उसकी वजह से दंगे देश में हो रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, मैं बात कहना चाहूंगा, जहां जहां भी पूरे विश्व में कट्टरवाद हुआ है, चाहे वो इस्लामिक कट्टरवाद इराक में देखने को मिल रहा हो, चाहे विश्व में कहीं भी देखने को मिला हो, कट्टरवादी तत्वों को जब सरकारों ने शरण दी उन देशों में, उसके बाद उस कट्टरवादी तत्वों ने उन देश को डिस्टर्ब करने का काम किया, उस देश को नेस्ते नाबूद करने का काम किया। तो क्या भारतवर्ष इस बात के लिए तैयार है कि कट्टरवादी सोच, चाहे वो हिंदू की हो चाहे वो मुसलमान की हो, हम लोग उसको शरण दें? मुझे लगता है कि हमें शरण देने की जरूरत नहीं है। आपके मुताबिक कौन जिम्मेदार है? मेरे मुताबिक एक कहावत है, बहुत छोटा सा मुहावरा है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। समाजवादी पार्टी पे तो ये फिट बैठता है। रही बात, संबित पात्रा जी ने एक बात कही थी कि कमेटी भेज करके वो जज की हैसियत में आ रहे हैं, तो कमेटी तो भारतीय जनता पार्टी ने भी यूपी में कई जगह भेजी है, कांठ में भी कमेटी भेजी थी। जो पार्टी नेशन फर्स्ट की पार्टी है वो लाउड स्पीकर फर्स्ट पे चली जाती है, तो ये चिंता का विषय है, नंबर एक। नंबर दो बात मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि अगर कांठ में कुछ सिपाहियों ने जूते पहन के मंदिर में प्रवेश किया तो वो चिंता का विषय है, उनको निश्चित रूप से लोगों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। लेकिन मेरा कहना यह है कि देश को आज 21वीं सदी में अमन चाहिए। अमन होगा तो विकास होगा, विकास होगा तो नौजवानों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो खुशहाली आएगी। आपको ये दूसरी बात, जो लास्ट बात मैं कहना चाहूंगा, बहुत चिंता का विषय यह है कि सांप्रदायिकता हमारे देश में इश्यू नहीं है। सांप्रदायिक इश्यू इसलिए नहीं है कि आप दंगे करिए, हत्या कराइए, उसके बाद आप किसी भी पार्टी को ज्वाइन करिए, आपको पार्टी महिमा मंडित करके पुरस्कार देकर के बड़ा नेता बना देती है। आप किस पार्टी की बात कर रहे हैं? कांग्रेस यही अभी आप मेरा वही मतलब, अगर हमने गलती की है, यही करती रही है, हमने गलती की है तो हमें सजा मिल गई, हमने गलती की, हमें सजा मिल गई 2014 में, ठीक है। हमने गलती की तो ये जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी भी गलती करे, हमने गलती की है तो समाजवादी पार्टी गलती करे। हमें लगता है कि अब 21वीं सदी में जब संचार क्रांति होगी तो गलतियों की कहीं को गुंजाइश नहीं है
और गलतियों खामियाजा निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी आपके विचार बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये प्रवचन है। नहीं, ये कांग्रेस पार्टी का प्रवचन है। सुनिए, देश में 22 से 23,000 दंगे कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हुए हैं। देखिए, अवधेश जी बोले उसके बाद एक जवाब दे दूं। हाँ, बिल्कुल बोलिए आप। क्या सच बोलना गुनाह है? क्या अच्छी बात बोलना ये गुनाह है? कौन सा सच है? ये कौन सा सच है? एक्चुअली 22 से 23,000 दंगे कांग्रेस ने इस देश में करवाए हैं। शीतल जी, अवधेश जी को बोलना है या हमें बोलना? नहीं, हमारी बात बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे। ये ऐसा विषय है, ये ऐसा विषय है जो बहुत गंभीर है। लेकिन इसके अंत में आपको ये बताना पड़ेगा कि सीधे सीधे कौन जिम्मेदार है आपके मुताबिक? मैं बोल रहा हूँ। देखिए, विशेष रूप से अगर आप देखेंगे, हिस्टोरिकल फैक्ट्स को भी देखेंगे, तो नॉर्थ इंडिया में जिस तरह से अतिक्रमण हुए हैं, उन अतिक्रमणों के बाद भी आज जिस तरह से बात उठ रही है कि जो हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति है वो हिंदू है कायदे में, तो अगर संघ के लोगों को जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, उन लोगों को हिंदू शब्द का ये पता नहीं कहां से उत्पन्न हुआ है, तो उन्हें ये बात करने का अधिकार नहीं। इसी पे आ रहा हूं। हिंदू शब्द जो है वो फारसी शब्द है, जबकि कायदे में भारतीय शब्द है। इस पर फिर कभी चर्चा। मैं संघ की मानसिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूँ। ठीक है, मैं संघ की मानसिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूँ। मैं गोलवलकर की मानसिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूँ। कायदे में समाजवादी पार्टी, आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, आपके मुताबिक कांग्रेस के मुताबिक कौन जिम्मेदार है? बिल्कुल कह रहा हूँ। सब कायदे में शीतल जी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का ये मिला जुला खेल है, और इस मिले जुले खेल में निश्चित रूप से दोनों को फायदा होता है। एक इस्लामिक ध्रुवीकरण का चाहता है, एक हिंदू ध्रुवीकरण चाहता है, और इस तरह से चीजें नहीं बन पाएंगी देश में। मेरा मानना है देश बनाने के लिए अमन चाहिए। फिर आऊंगी आपके पास, संबित आपके पास से आऊंगी। शीतल, एक सवाल तो पूछूं, इमरान मसूद किस पार्टी का नेता था? मैं जवाब देता हूं। उन्होंने उसके लिए कहा कि हमने गलती की है। मैं जवाब दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि हमने गलती की है। मैं टीवी चैनल से बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, जनता की अदालत में हम लोग वक्त जाएंगे दोबारा से। इमरान मसूद ने जो बयान दिया, किसी भी व्यक्ति के बारे में दिया, वो बयान निश्चित रूप से चिंता का विषय से बयान नहीं देनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी की मानसिकता और तो राहुल जी अगले दिन साथ में क्यों खड़े थे? राहुल जी अगले दिन साथ में सिद्धांत है, उसके साथ नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बयान दिए। अभी विश्व हिंदू परिषद ने राहुल ने बयान दिया कि मुसलमान मोहल्लों में हिंदू मोहल्लों में मुसलमान न रहे। फिर बयान आया राष्ट्रीय स्वयंसेवक के अपने जो ये आपके आरएसएस के प्रमुख साहब का बयान आया। तो ये सब बयान, फिर उसके बाद गोवा के चीफ मिनिस्टर का बयान आया। तो आप किस तरफ देश को ले जाना चाहते हैं? आपने तो विकास की बात की थी, तो एक तरफ तो मोदी की बात करते हैं विकास की, चलिए आपकी बात देखिए सुनिए, दूसरी तरफ वो जाते हैं, बहुत समय हमारे पास। हमें लगता है कि सिविल डिबेट होना चाहिए, सब अपने अपने टाइम में बोले। मैं इतना कहना चाहता हूं कि बहुत बढ़िया विषय राजीव जी ने सब बताया है, मगर अगर काश एंटोनी जी की जगह इन्हीं को भेजा जाता तो बहुत अच्छी रिपोर्ट वो सोनिया जी तक पहुंचा सकते, और सोनिया जी की आंखें खुलती, राहुल जी कुएं में नहीं कूदते जिस प्रकार वो संसद में। अलग मुद्दा है। नहीं, अलग नहीं है, अलग मुद्दा नहीं है। इनको भेजिए रिपोर्ट। आप आपस में बताइए। मैं शरद प्रधान के पास चलूंगी। शरद प्रधान जी, आपको क्या लगता है? कहा देंगे भाई ये लोग? शरद प्रधान जी, आपके पास आऊंगी। काफी वक्त से आप इंतजार कर। जी, आप बताइए। आपके बहुत से इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि ये लोग जो मुद्दे से तो बस मैं आपके पास ही आई हूं। मेरा मानना ये है, देखिए बहुत देर से मेरा ख्याल हम लोग इशू से बहुत डाइवर्ट हो रहे हैं। आप डिस्कस कर रही थी कि शिवपाल यादव की जो रिपोर्ट है जो उन्होंने सबमिट करी है उसमें क्या है, उसको लेके क्या है, बात हम कुछ और करने लगते हैं। तो मेरा मानना यह है कि शिवपाल यादव से ऐसी ही रिपोर्ट की उम्मीद करी जा सकती है। देखिए, आज अगर बीजेपी की सरकार होती तो वो भी यही कहते कि समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है, तो समाजवादी पार्टी के नुमाइंदे यही करेंगे कि बीजेपी जिम्मेदार है, क्योंकि इन दोनों को रियल इश्यूज से ताल्लुक नहीं रखते हैं। इनको रहता है कि हमें किस तरह अपना पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करना है। तो केवल ये देखिए, ये जो मुद्दा है, उन्होंने ये बात साफ साफ कही है। आज शाम को उन्होंने कुछ लोगों प्रेस से बात भी हुई है शिवपाल यादव से। उनका ये कहना था कि बीजेपी के जो सांसद हैं उन्होंने इसका फायदा उठाया और जा जाके खुद जलवाई दुकानें, जो 126 या 127 दुकानें जलाई गई, 40 गाड़ियां फूकी गई, वो ये कह रहे हैं। और दूसरी ये हमेशा हर दंगे में यहां पे यही हुआ है कि सरकार, और जिससे हमेशा शक पैदा होता है कि सरकार और भाजपा में कोई अंदरूनी साठगांठ है जिसके जरिए से वो दोनों अपना अपना
हिंदू पोलराइजेशन और मुस्लिम पोलराइजेशन करके फायदा उठाना चाहते हैं। अब आप इसी को देख लीजिए, इस सहारनपुर इश्यू को 4 महीने से, प्लीज बोलने दीजिए, आप बहुत बोल चुके हैं। बस 4 महीने से अगर वहां बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा था उस जमीन पे, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन कहां सो रहा था? और ये उसके बाद अगर जब छत पड़ने लगी तब उसको मुद्दा बना दिया गया। इससे जाहिर होता है कि दूसरी साइड ने देखा कि ये मौका है, अब बाई इलेक्शन आने वाले हैं, कोई मुद्दा उठाना है, तो ये इससे जाहिर होता है कि और मैं आपको ये बता दूं कि यहां पे प्रशासन जो है वो बगैर लखनऊ के आकाओं के, यानी समाजवादी पार्टी के लीडरान के ग्रीन सिग्नल के बगैर कुछ नहीं करते हैं। तो ये नामुमकिन है कि ऐसी चीज हो गई हो। लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी कि सहारनपुर के केस में अनलाइक जो और दंगे हुए यहां पे बड़ी टाइमली कंट्रोल कर लिया गया, क्योंकि यहां राजनेता जरा देर से कूदे। चलिए शरद जी, आपने जो पॉइंट रखे, इस पर मैं यशवंत जी से रिएक्शन लूंगी। यशवंत जी, जैसा कि शरद प्रधान ने कहा और बाकी हमारे पैनलिस्ट ने भी कहा और इनका भी कहना है कि 4 महीने से प्रशासन कहां सो रहा था, और प्रशासन जो करता है वो बिना लखनऊ की मंजूरी के हो जाए ऐसा उत्तर प्रदेश में संभव नहीं, और बीजेपी हमेशा इसका फायदा उठाती है। शीतल जी, जितना दंगाई इस देश को नुकसान नहीं कर रहे हैं, उससे अधिक नुकसान हम लोग डिबेट में बैठे राजनेता और पत्रकार कर रहे हैं। सच कहने की हिम्मत न आप में है न हम में है, दोनों सच्चाई से दूर भागते हैं। कट्टरवादी हिंदू भी है, कट्टरवादी मुसलमान भी है, कट्टरवादी आप सच कह डालिए, यही बात कर रहे हैं। एक मिनट हमारी बात सुन लीजिए, सवाल है, हमारी बात सुन लीजिए, सवाल पूछना, इनको पूरा यही बात हाँ पूरी कीजिए अपनी बात। यही बात एक कह रहे थे अभी मुश्किल से अच्छी बात कि 4 महीने से निर्माण का कार्य चल रहा था। जब 4 महीने से कोई काम नियत ढंग से चल रहा है तो उसमें प्रशासन को कहां से पता लग जाएगा? प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी कहां हो जाएगी? एकाएक घटना हो गई तो घटना जब हो जाएगी तब वो समाजवादी पार्टी का सिग्नल दिखाई देने लगेगा। इस तरह की बेकार की बातों में और बिला वजह की बहसों को चला करके इस देश को तोड़ने का मंच न बनाया जाए, बल्कि इस बात के लिए देश को तोड़ने का मंच बनाया जा रहा है। जनता के पास यशवंत जी से और तमाम पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि हर कोई सच्चाई जानता है कि जो सहारनपुर में दंगे हुए थे वो जो 2 कम्युनिटीज के बीच में हुए थे, वो सिख और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में हुआ था। इसलिए सिखों को या मुसलमान किसी को भी इसमें यह कहना कि वो कट्टरपंथ है, क्या आप कहेंगे कि सिख कट्टरपंथ जाती है, ये कहना उचित नहीं होगा। ये आप जजमेंट के ऊपर छोड़े, ये कोर्ट के ऊपर छोड़े, ये कमीशन के ऊपर छोड़े। ये कहना हम लोग कौन होते कहने वाले कि कौन कट्टरपंथ है? नहीं, संबित पात्रा, सिखों की तैयारी नहीं थी, सिखों को नहीं मालूम था कि हमला होने वाला है। ये सही बात है। आप इसको दंगा वैसे मत कहिए। 20,000 लोग जो थे वो दूसरे समुदाय के थे, सिख तो बाद में घर से निकले हैं, इसलिए वो एक पक्षीय हमला था। वो दूसरी बात, वो जगह डिस्प्यूटेड है ही नहीं, उसको जानबूझ के इसी पप्पू मुहर्रम ने पहले एक मुकदमा करवाया, उसके बाद उस पर FIR दर्ज करवाया है। इसलिए इसको आप उस रूप में दंगा न कि जो शरद जी कह रहे हैं कि जल्दी ठीक हो गया। असल बात वहां ये थी कि जो वहां के सरदारों का व्यवसाय है और कुछ मुसलमानों का व्यवसाय है और दोनों एक मिलते थे, तो इस दंगे की योजना के पीछे एक ये भी बात थी, वो पुलिस बताएगी कि इनकी दुकानें जला के इनको नष्ट कर दो ताकि इनका बिजनेस खत्म हो जाए। वहां मारने की कोई योजना ही नहीं थी, इसलिए वैसे दंगे जल्दी ही खत्म होने वाले। एक छोटा सा सवाल, फिर मैं जनता के पास जाऊंगी। 2 मिनट दिए आप देश तो मुझे आप 1 मिनट दे दीजिए। जनता के 2 सवाल है मेरे। एक सवाल, दूसरा बाद में। एक यशवंत जी से सवाल ये है कि आपकी सरकार विगत 2.5 साल से करीब जितने दंगे हो रहे हैं, करीब 125 दंगे से ऊपर उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं। आपकी सरकार रोकने में नाकाम क्यों है? आपका प्रशासन विफल क्यों है? इसका जवाब दें। दूसरा सवाल मेरा संबित पात्रा जी से है कि संबित पात्रा जी, देश में आपकी सरकार है, हम लोग कम्युनल वायलेंस बिल नहीं ला पाए क्योंकि हमारी गठबंधन की सरकार थी, और जिस टाइम हम लाना चाहते थे उस वक्त मोदी जी ने ट्वीट करके ये कहा था, ट्वीट करके, ऐसे नहीं चिट्ठी कोई गुप्त चिट्ठी लिखी हो, ट्वीट करके खुलेआम कहा था कि इससे संघीय ढांचे में
संघीय ढांचे में अवरोध उत्पन्न होंगे और संघीय ढांचा छिन्न-भिन्न होगा। तो निश्चित रूप से अब जिम्मेदारी केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की है कि वो कम्युनल वायलेंस को रोके, सांप्रदायिकता को रोके। क्या समाजवादी पार्टी आर्टिकल 356 उत्तर प्रदेश में इस्तेमाल करेगी, जो कानून व्यवस्था जार है, जिस तरह से औरतों से अपमान कर रही है और जिस तरह दंगे हो रहे हैं? तो मैं तो कहूंगा कि आर्टिकल 356 इन्वोक करिए, आप करिए इन्वोक। कम से कम 355 में केंद्र को पूछना तो चाहिए, गृह मंत्री चुप है, समाजवादी पार्टी नहीं, समाजवादी पार्टी राहुल जी की बोला, प्राइम मिनिस्टर की भी चुप्पी है, ये बात बिल्कुल सच है उत्तर प्रदेश की स्थिति पर, इसमें कोई राय नहीं है। केंद्र की बड़ी जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी आप सुन ले। सबसे बड़ी बात इनकी नूरा किश्ती आप जो राजीव जी बोल रहे हैं, राहुल गांधी तो उसका ठीक ऑपोजिट बोल रहे हैं। वो तो बोल ही नहीं रहे कि प्रेसिडेंट रूल होना चाहिए। देखिए, जहां तक हमारा सवाल है, हमने तो रिपोर्ट मांगी है, गवर्नर से रिपोर्ट मांगी है, जो गवर्नर रिपोर्ट राहुल गांधी को बीच में लाते हैं। तो राहुल गांधी को बीच में नहीं लाते हैं, छोड़ देते हैं ना। ये आपका फ्रस्ट्रेशन है, राहुल गांधी को छोड़ देते हैं। राहुल गांधी आपका फ्रस्ट्रेशन है, राहुल गांधी बोलिए, मोदी जी भी बोलिए, मोदी जी भी बोलिए, राजा सिंह जी भी बोलिए, और जो सवाल उठाए हैं, जो सवाल उठाए हैं, अवधेश जी ने उनका जवाब दीजिए, और मैंने सवाल पे उसका जवाब दीजिए। मैं तो बोल रहा हूँ कि राहुल गांधी ठीक ऑपोजिट बोल रहे हैं, जो राजीव जी बोल रहे हैं। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट रूल लगाना, और जवाब दीजिए, और मैंने सवाल पे उसका जवाब दीजिए। मैं तो बोल रहा हूँ कि राहुल गांधी ठीक ऑपोजिट बोल रहे हैं, जो राजीव जी बोल रहे हैं। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट रूल लगाना और के लिए होगा। मैं कह रहा हूँ, और उसके बाद शांत होकर अपने बात अच्छा, हम जवाब सुन ले, जवाब देना जवाब सुन ले। हाँ, मुझे लगता है, देखिए, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, अगर सिविल तरीके से डिबेट करेंगे तो देश भी सुन सबसे पाएगा। अनसिविलिटी आप क्रिएट करते हो। चलो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोग आप लड़िए मत, राजीव जी लड़िए मत, आपको देख रही है। संबित आप जल्दी से जवाब दीजिए, मुझे जनता के पास जाना है। जल्दी से, आपने 3 मिनट उनको दिया है। नहीं, अब जनता को भी वक्त देना है। महत्वपूर्ण विषय है। आप विडंबना देखिए कि यही लोग बात कर रहे हैं, बाकी तो किसी से मतलब नहीं। राहुल गांधी पटल पे सदन के एक बार भी ये डिमांड नहीं कर रहे हैं, और जब प्रेसिडेंट रूल की बात होती है, सुनिए, जब प्रेसिडेंट रूल की बात होती है तो राहुल गांधी कहते हैं मोदी अब मैं जनता के पास दो मांग करता हूँ, गृह मंत्री इस पर वक्तव्य उत्तर प्रदेश सरकार पूछे, और साथ ही साथ नहीं, ये 2 सवाल सुनने हैं, जनता को भी बोलने दीजिए। केंद्र भी चाहे तो इस पर एक कमेटी राज्य की सहमति से किसी जज के को लेकर के उत्तर प्रदेश के 247 दंगों पर गठित करके ये करा सकती है। केंद्र को यह अधिकार है, इसलिए केंद्र को पहल करनी ही पड़ेगी। जो लोग मारे जा रहे हैं या जो जिनका माइक पास आके बोलिए। मैडम, ये जो हिंदू और मुसलमान या सिख ईसाई कोई भी हो, उनके आपस में कोई दंगे फसाद नहीं है। ये दंगे फसाद जो होते हैं पॉलिटिकल इशू से ही होते हैं सारे, और जितना भी अनुशासन यूपी में है और भारत में किसी देश में नहीं है। इसी अनुशासनहीनता की वजह से इतने लड़ाई झगड़े और नारी की कोई सुरक्षा भी नहीं हुआ। तो ये सवाल आप यशवंत जी से, ये आपकी टिप्पणी उनके लिए है। यशवंत जी, ये जनता की टिप्पणी है। हमारे साथ आपस में पार्टीबाजी करने से ये सारा सवाल, हमारे साथ जो जनता बैठी है उसमें मौजूद, हमारे साथ ये एक महिला बैठी है, वरिष्ठ बुजुर्ग महिला। इनका ये कहना है कि जितने ज्यादा दंगे और जितनी ज्यादा अनुशासनहीनता उत्तर प्रदेश में उतनी कहीं नहीं है, और उसी का खमियाजा है कि एक के बाद एक हम राइट्स देख रहे हैं और दंगे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश। लोग कह रहे हैं कि अंधेर नगरी अखिलेश राजा, मेरे मोबाइल पर आ रहा है अंधेर नगरी अखिलेश राजा। एक मिनट, आएंगे आपके पास। ऐसा है कि ये मीडिया के द्वारा जो बात हल्ला मचा दी जाए वही बात अच्छी है। अभी भारत सरकार में जो रिकॉर्ड आया है उसमें 8वें 9वें नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जबकि उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, प्रदेश है, पहले नंबर पर है। गलत नंबर 1 है वो बड़ा भारी संत है, नंबर 2 है वो भी संत है, और 8वें नंबर वाला ही सबसे ज्यादा दोषी नहीं है। उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, ये मैं जिम्मेवारी से सारे राजनीतिक दलों की लगी है। सारे राजनीतिक दल मिलकर के इसको बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, और इसीलिए यह बात ऊपर उठ करके आती है। ये प्रायोजित बातें हैं,
उत्तर प्रदेश में इस तरह का कोई मामला नहीं है, मामला देश में है। शरद प्रधान जी, क्या ये सब प्रायोजित है? उत्तर प्रदेश सरकार बिल्कुल साफ नहीं आता है, नंबर 8 की चर्चा होती है। यशवंत जी से इसके अलावा और कोई उम्मीद नहीं है और कुछ कहने की। वो जाहिर है चाहे उनकी मजबूरी है, वो अपनी सरकार को डिफेंड करेंगे, चाहे गलत हो सही हो, आंख पे पट्टी बांध करके डिफेंड करेंगे। जो हकीकत है यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में सुधार नहीं हो रहा है। ये सरकार भी आंख में पट्टी बांध के बैठी है, ये डिनायल मोड में रहती है। जो हकीकत है उसको बजाय एक्सेप्ट करके सुधारने के वो ये कहते हैं कि साहब हुआ ही नहीं कुछ, यूपी बड़ा अच्छा है, राम राज्य है। सारी समस्या इसी बात की है कि उत्तर प्रदेश में जो कम्युनिस्ट नहीं कह रहे हैं, राम राज तो आया है, देश में राम राज यशवंत जी दूसरे भी लोग बोल रहे हैं, दूसरे भी लोगों को बोलने दीजिए। आप आंख पर यशवंत जी आप जरा थोड़ी देर जुबान बंद रखें तो दूसरों को ही बोलने दें कृपया करके। आप बहुत बोल चुके हैं, बड़ी मुश्किल से नंबर आया, आप तो बोलते ही रहते। तो आप जबरदस्ती अपनी बात पूरी कीजिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं आपकी जानकारी जानता हूँ, मैं आपको जिस तरह की भाषा बोल रहा हूँ, आपकी पट्टी बांधने का, आपकी पट्टी कैसे बांध लेंगे? सच आप अकेले खाने के लिए ड्राइव नहीं है, मंत्री भी पट्टी बांधे हुए हैं। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कम से कम टीवी पे दंगा बंद कर दीजिए। आप मुख्यमंत्री को कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आप डिबेट पे दंगा बंद कर दीजिए। आप किसी के इशारे पर बोल रहे हैं। जसवंत जी डिबेट पे दंगा बंद कर दीजिए, डिबेट पे दंगा मत करिए। नहीं है, डिबेट करते हैं, आपको क्या काम आप करते हैं। छोटा सा विषय है, एक सेकंड मुझे कहना है भाषा बोलनी चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री को बताएंगे कि आपकी पट्टी बांध दिया है। इस हफ्ते में 2 रिपोर्ट जोक छपे हैं। पहला जोक देखिए, कांग्रेस में भी रिपोर्ट आई है कि इस प्रकार से आला कमान को बचाना है। यहां भी एक रिपोर्ट आया है कि इस प्रकार से आला कमान को बचाना है। ये आला कमान को बचाने के चक्कर में देश को गड्ढे में डालने की कोशिश की जा रही है। देश जल रहा है, सहारनपुर जल गया और यहां आला कमान को बचाना है। अंग्रेजी में एक टर्म है विकारियस रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर पुलिस कमिश्नर रेस्पॉन्सिबल है तो होम मिनिस्ट्री रेस्पॉन्सिबल है, अगर होम मिनिस्ट्री रेस्पॉन्सिबल है तो चीफ मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल है। ये नहीं है कि पुलिस कमिश्नर रेस्पॉन्सिबल है तो चीफ मिनिस्टर क्या कर रही है। ठीक उसी प्रकार आपकी सरकार क्या कर रही है, ठीक उसी प्रकार जवाब दे रहा हूं। सुनिए, उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था विफल है उत्तर प्रदेश की। सुनिए मैं इसका उत्तर देता हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल अवधेश जी ने उठाया है। 2 चीजें हैं, एक सेकंड 2 चीजें हैं। पहला विषय है हमने रिपोर्ट मांगी है, एक संघीय ढांचा के अंतर्गत रिपोर्ट के हिसाब से ही काम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज सुबह उठ के गए और कल प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। अगर ऐसे लगा देते तो यही राजीव जी जो अभी मदर टेरेसा बने हुए हैं एकदम रुद्र रूप धारण करके चिल्ला रहे होते, देखो मोदी डिक्टेटर है, देखो मोदी डिक्टेटर है, ऐसे चिल्लाते। आप बताइए, अभी तो बड़े अच्छे से आशाराम और मदर टेरेसा का रूप धारण किए हुए हम लोग सब समझा रहे हैं देश ऐसा होना चाहिए। मगर क्या होता बताइए उस समय अगर प्रेसिडेंट रूल लग जाता। बात पूरी हो गई। आसाराम की आप उस पर जो वंशज है वो भारतीय जनता पार्टी में जो राजस्थान से मंत्री है रेप के आरोपी, वो मोदी कैबिनेट में, उनको मुबारक। आशाराम के जो वंशज है वो आपके यहाँ रहे, अच्छी बात है, आप रखिए उनको मुबारक। आपको रही बात आपने मदर टेरेसा से तुलना की, मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि मुझे अच्छा लगा कि आपने मेरी मदर टेरेसा से तुलना की। राहुल गांधी को भी मदर टेरेसा कि वो भी सीखे मदर टेरेसा। आपको स्वप्न में भी राहुल गांधी आते हैं, ये अच्छी बात है। अच्छी बात है कि आपको स्वप्न में भी राहुल गांधी आते हैं। आप डरे हुए राहुल गांधी से, राहुल गांधी एक दिन आपको उखाड़ के फेंकेंगे मजाक के रूप में। चलिए बात जल्दी पूरी कीजिए, जल्दी फटाफट। देखिए हमारे देश आपके पास आपकी बात तो दीजिए। हमारे देश 1 मिनट में, हमारे देश में सांप्रदायिकता जो विषय है, हमारे देश में आदि काल से जो भारतीय संस्कृति है वो सर्वधर्म संभाव की है, वसुदेव कुटुंब की है, कुटुंबकम की है, अनेकता में एकता की है। तो हमको निश्चित रूप से हमें 2 चीज करनी पड़ेगी इसमें। पहली बात तो ये कि जिस मानसिकता से ये समस्याएं उत्पन्न हुई है उस मानसिकता को बदलने की हमें उम्मीद करनी चाहिए कि केंद्र सरकार उसको कुछ करेगी, नंबर 1। नंबर 2, कुछ कठोर नियम लाने होंगे हमें, तो केंद्र सरकार कुछ कठोर नियम लेके आए और उसमें राज्य में हस्तक्षेप करती है अगर कठोर नियम ला करके और देश हित में करती है तो उसमें क्या बुरा कर रही है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की चुप्पी है, जिस तरह से राजनाथ सिंह चुप है और
और जिस तरह से मोदी जी पिछले 75 दिन से चुप है, महंगाई कितनी बढ़ रही है उस पर कुछ नहीं बोल रहे, सीमा पे किस तरह से अतिक्रमण कर रहा है पाकिस्तान उस पर कुछ नहीं बोल रहे। उससे पहले 56 इंच का सीना ऐसे दिखाते थे और वो 56 इंच का सीना ऐसे कर देते थे। आपकी सरकार भी थी, देखिए बोलना चाहिए नहीं वो तो ठीक है, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी, शीतल ऐसे नहीं, कांग्रेस की सरकार थी 2012 से उत्तर प्रदेश दंगों का रिकॉर्ड बना रहा है, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने भी कभी कोई कदम उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध नहीं उठाया, तो क्योंकि जो कांग्रेस का हश्र हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी वो हश्र चाहती है, कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी भी वही हश्र चाहती है। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि आप अपनी गलतियां कबूल रहे हैं। जवाब दीजिए। लेकिन मैं गृह मंत्री को कटघरे में खड़ा करता हूँ, मैं गृह मंत्री को कटघरे में खड़ा करता हूँ, क्योंकि हमारे देश का गृह मंत्री को उत्तर प्रदेश के लोगों की चिंता है या नहीं है, उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था फेल हो गई है। देखिए जनता क्या जब कांग्रेस सत्ता में थी, अगर उस समय इन्होंने गलती स्वीकार की होती तो आज इनका ये हाल नहीं था। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें शिक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए, देश में बहुत बड़े मुद्दे, हमें रोजगार चाहिए। हम लड़ना नहीं चाहते, ये लड़ते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज लड़ाते हैं आपस में और पिसती है जनता। तो अब जनता को अवेयर होना पड़ेगा कि हम लोग को अब इस चीज में तो हम लोग को जाने नहीं चाहिए उनके साथ। हमें बहुत बड़े बड़े देश में मुद्दे हैं, उसको सॉर्ट आउट करो, ना कि आप लोग ये दंगा करवाओ। हम तो इनके बात पे पड़ते ही नहीं है, ना हम सुनना चाहते, लेकिन ये लोग अपने कुछ अपने महत्वाकांक्षा की वजह से ये आप लोग करते हो। ये तो पहले सवाल हुए हमने दिया, आपसे जनता के कई सारे सवाल हैं यहाँ मौजूद, और साथ ही हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट हैं वो मौजूद हैं, उनसे जवाब लेंगे हम। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप देखते रहिए जनगणमन। तो सहारनपुर के लिए आखिर किसे जिम्मेदार ठहराया जाए, हमारी ये बहस जारी है जनगणमन में, और हमारे साथ यहाँ पर जनता मौजूद है, खास पैनलिस्ट मौजूद हैं। जनता के पास हम चलते हैं, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? मेरा सवाल है जसवंत सिंह जी से है। वो उन्होंने अभी कहा था कि उत्तर प्रदेश के दंगों के लिए कहीं ना कहीं प्रशासन भी जिम्मेदार है, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा कर वो पीछा नहीं छुड़ा सकते इस बात से, क्योंकि प्रशासन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट के अंदर आती है। ये सवाल मैं उनसे पहले भी पूछ चुकी हूँ, लेकिन अब ये जनता की ओर से भी यही सवाल आया है, अब इसे आप खारिज नहीं कर सकते यशवंत जी। ये सवाल मैंने भी पूछा था। बिल्कुल ये जनता का सवाल और है। आपके कुछ मंत्री प्रशासन में हस्तक्षेप करके दंगे को बढ़ाने का काम करते हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा है कि आप सुनियोजित तरीके से कोई आरोप गढ़ने का मन करे तो गढ़ें, वरना घटना होगी तो घटना में जांच किया जाता है, कौन दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। और कोई एक घटना के लिए मान लिया जाए कि पूरी की पूरी हुकूमत दोषी हो गई, तो ये आपकी सोच की बलिहारी है। चलिए आपकी हमने बात सुन ली, अब हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं है। शरद प्रधान, आखिरी हमारे पास 3 मिनट बचे हैं, फटाफट आप बोलिए, आपको क्या लगता है कि कौन जिम्मेदार है और आगे क्या होना चाहिए? मेरा मानना यह है कि जिस तरीके से जो है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी शिवपाल जी जो लेके गए और इन्होंने रिपोर्ट दी, इनका टाइमिंग जो है ये उचित नहीं है, क्योंकि अभी जो कमिश्नर की एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी की गई है वो कमिश्नर मेरठ द्वारा की जा रही है, उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई है। अब जाहिर है कि अगर शिवपाल यादव जी की रिपोर्ट पहले आ जाती है तो कमिश्नर की रिपोर्ट उससे इन्फ्लुएंस होगी, तो हकीकत का पता लगाना और मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह सरकार फंक्शनिंग है उसमें अब आप केंद्र सरकार क्या करेगी आगे, जैसा कि सब मांग केंद्र सरकार ने हिंदुस्तान के संघीय ढांचा में जो प्रावधान है कि आप गवर्नर से रिपोर्ट मांगेंगे, उस रिपोर्ट के आधार पर आप काम करेंगे। हमने रिपोर्ट मांगा है और रिपोर्ट में जो भी गवर्नर लिख के देंगे उसी के अनुसार एक्शन लिया जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है, मैं मीडिया का भी दाद देता हूं, आपने बार बार स्टिंग ऑपरेशंस करके जिस प्रकार तो गवर्नर के पास रिपोर्ट जाएगी, शिवराज वाली कमेटी नहीं, शिवपाल वाली कमेटी की वो गवर्नर के पास रिपोर्ट जाती नहीं है। शिवपाल जी स्थानीय प्रशासन की तो इन्फ्लुएंस हो जाएगी ना उससे। शिवपाल जी से पहले स्थानीय पुलिस की रिपोर्ट भी भेजी गई है, जानकारी नहीं है, गवर्नर से रिपोर्ट मांगी गई है, रिपोर्ट मांगी गई है गवर्नर से।
और दूसरी बात है कि ये जो रिपोर्ट है जो शिवपाल जी का है, शिवपाल जी से रिपोर्ट नहीं मांगी गई है। आप दोनों से ज्वाइंट सवाल फटाफट क्या होना चाहिए अब केंद्र सरकार की ओर से और राज्य सरकार की ओर से? केवल एक मिनट। पात्रा गुमराह कर रहे हैं इस बात को कह करके कि रिपोर्ट मांगी गई। कोई रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी ने नहीं मांगी है, नंबर एक। और अगर रिपोर्ट मांगी भी है तो मोदी जी कहते हैं ई गवर्नेंस का जमाना है और इंटरनेट का जमाना है, तो रिपोर्ट 3 दिन में भी आ सकती है, 1 दिन में भी आ सकती है, तो रिपोर्ट क्यों नहीं आई? है ना, एक सेकंड में भी आ सकती है। तो इसका मतलब ये है संबित पात्रा झूठ बोल रहे हैं इस मामले में और अपनी गवर्नमेंट को बचाने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात, लास्ट सेंटेंस, दंगे का कारण, लास्ट सेंटेंस। और समाजवादी पार्टी को मैं कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी से सिर्फ इतना कहना है मेरा कि जब जागो तभी सवेरा, जागो मोहन प्यारे, जन्माष्टमी है, काम करना शुरू करें। आपके बहुत साफ बात है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोट बैंक के लिए इस प्रकार से प्रशासन का मनोवैज्ञानिक परिवर्तन कर चुकी है कि उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार से संभव ही नहीं है। मेरे पास फेसबुक पर एक मैसेज आया है कि उत्तर प्रदेश के अखिलेश सरकार से न्याय की उम्मीद अगर कोई करता है तो उसकी मानसिक अवस्था की जांच होनी चाहिए। चलिए एक पंक्ति कविता की उत्तर प्रदेश सरकार देख ली तेरी बुराई, देख ली तेरी खुदाई, बस मेरा जी भर गया तेरी रहमत, चुप रही मैं रोते रोते मर गया, मेरे मालिक क्या कहूँ तेरी दुआओं का। वक्त खत्म है। हमारे साथ ऑडियंस कहना चाहूंगी, मैंने सभी को सुना, सभी नेता, सभी पार्टी के नेता है, सब ने आज कहावत से अपनी बात करी। एक कहावत इन सबके लिए मैं भी कहना चाहूंगी कि बिल्ली जो है 100 चूहे खा के हज को चली। वो क्या करते हैं, मैंने अभी ब्रेक में देखा, जनता के सामने, टीवी के सामने सब एक विरोधी हैं, लेकिन पीछे ब्रेक में क्या है, सब एक है। यही बिल्कुल हकीकत है। बिल्कुल हकीकत ये है कि पीछे सब एक पार्टियां हैं, पीछे एक पार्टियां हैं। 100 चूहे खाने वाले को हज जाने की मनाही नहीं है। आप हज जाने की किसी को मनाही नहीं, 100 खाने तो हज जाएगा। जी, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, आपको ध्यान होगा चंद दिनों पहले सोनिया जी ने एक भाषण दिया था जिसमें यूपी के दंगों के विषय में और महाराष्ट्र के दंगों के विषय में उन्होंने जिक्र किया था। महाराष्ट्र में भी उन्होंने कहते कि 600 दंगे हुए हैं। तो मैं राजीव बिल्कुल मुझे भाषण याद है, राजीव जी से पूछना चाहता हूँ क्या महाराष्ट्र में भी प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए? वो समर्थन करते हैं, कर रही है, कहाँ उसने अवधेश जी, क्या महाराष्ट्र में भी प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए? महाराष्ट्र में लगना चाहिए। बहुत स्पष्ट जवाब दे रहा हूँ और भारतीय होने के नाते जवाब दे रहा हूँ। जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, असम से लेकर गुजरात तक, ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कब अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह करती है। इसमें कांग्रेस और बीजेपी कहां से बीच में आ गई? चलिए हमारे पास ये बहस चलती रहेगी, लेकिन जवाब हमें फिर भी नहीं मिल पा रहा है और ना ही मिल पाएगा। फिलहाल इस शो में, इस खास पेशकश में इतना ही। हमारे सारे पैनलिस्ट का धन्यवाद, जनता का धन्यवाद। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।